एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें 4 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। हेन और यूनवू डेट के लिए एक एक्वेरियम में आए थे। यूनवू कहता है कि उसने कहा था कि यह काफ़ी अच्छा डेटिंग स्पॉट है, लेकिन यहाँ पर हमारे अलावा कोई भी नहीं है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हेन ने वो पूरा एक्वेरियम ही बुक कर लिया होता है। यूनवू को वहाँ का सॉन्ग पसंद नहीं आता, तो वो हेन को कहता है कि यहाँ पर थोड़ा रोमांटिक सॉन्ग लगाना चाहिए था। फिर हेन कैमरा की तरफ देखकर इशारा करती है, तो वो लोग समझ आते हैं कि वो सॉन्ग चेंज करने के लिए कह रही है और वो एकदम से सॉन्ग चेंज कर देते हैं। यूनवू कहता है कि वाह, अब तो सॉन्ग भी चेंज हो गया। मुझे लगता है कि पूरा यूनिवर्स ही हमारी तरफ है, क्योंकि हम जिस रेस्टोरेंट में गए थे वहाँ भी हमारे अलावा कोई नहीं था और पार्क में भी हमारे अलावा कोई नहीं था। तो मुझे लगता है कि तुम्हें भी मेरी साइड होना चाहिए। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? और वो हेन को प्रपोज करता है और हेन भी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करती है। फिर हम वही सीन देखते हैं जो कि लास्ट एपिसोड के एंडिंग में देखा था। हेन यूनवू कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और ये सुनकर तो यूनवू और जोर जोर से रोने लगता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मोमेंट यहीं पर रुक जाए, तुम्हें कभी सच पता ही ना चले। हेन कहते हैं कि कैसा सच? यूनवू कहता है कि सच जानने के बाद तुम शौक मत हो जाना, हम ऑलरेडी जर्मनी जा चुके हैं और अभी तुम ट्रीटमेंट के लिए रेडी नहीं हो। हेन कहती है कि मैं ये कैसे भूल सकती हूँ कि मैं इतनी ज़्यादा बीमार हो चुकी हूँ, क्या इसके अलावा कुछ और भी है जो कि मुझे नहीं पता? तो यूनवू कहता है मैं तुम्हें डिवोर्स देने वाला था और तुम्हें इस बारे में जर्मनी में पता चला है। ये सुनकर हेन काफ़ी चौंक जाती है। हेन कहती है तुम झूठ कह रही हो ना, क्योंकि अगर ये सच होता, मैंने कुछ तो किया होता, मैं तुम्हारी हड्डियाँ नहीं तोड़ देती। यूनवू कहता है कि याद करने की कोशिश करो। तो हेन कहती है कि मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन तभी उसे याद आ जाता है कि जर्मनी में क्या क्या हुआ था। और वो यूनवू कहती है कि मुझे सब कुछ याद आ गया है। तुमने मेरे साथ शादी की थी क्योंकि तुम्हें लगा था कि मेरे साथ तुम एक कंफर्टेबल लाइफ जियोगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो तुम मुझे डिवोर्स देना चाहती हो। और मुझे लगता है कि मैं भी अब अपनी रिमेनिंग लाइफ तुम्हारे साथ नहीं बिता सकती, तो मुझे भी तुमसे डिवोर्स चाहिए। यह सुनकर यूनवू रोने ही लगता है। फिर हम यूनवू और उसके अटॉर्नी यांगी को देखते हैं और यांगी उसे कहता है क्या तुम बिना एलिमनी के हेन को डिवोर्स देने वाले हो? यूनवू कहता है कि हाँ। तो यांगी से पूछता है वैसे क्या तुम्हें पता है कि हेन का अटॉर्नी कौन है? यूनवू कहता है कि मुझे नहीं पता। और तभी वहाँ पर शानदार एंट्री होती है हेन के अटॉर्नी की, जो कि विसेंजो कैसानो होता है। एंड इसके बारे में तो सभी को पता है, मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। और वो हेन से उसका बैग लेता है और उसे रूम में लेकर जाता है। और उसे देखकर यांगी तो काफ़ी चौंक ही जाता है और वो यूनवू कहता है मुझे पता ही नहीं था कि हेन का ये अटॉर्नी होने वाला है। यूनवू कहता है क्या तुम इसके बारे में जानते हो? यांगी कहता है इसके बारे में तो कौन नहीं जानता, ये माफिया फैमिली से बिलोंग करता है और बहुत कम चांसेस है ये बातों से बात करता है, और ये नेगोशिएट करने के लिए अपने वर्ड्स तो यूज़ ही नहीं करता, बल्कि गन निकाल कर सामने वाले को शूट कर देता है। और हमें दिखाया भी जाता है कि विसेंजो के पास गन होती है और लोग उसे कह रहे होते हैं कि प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। और वहीं यहाँ यूनवू कह रहा होता है कि मुझे तो लगता है कि हेन ने तुम्हें मारने की प्लानिंग बना रखी है, और साथ ही वो इमेजिन भी करने लगता है कि विसेंजो ने यूनवू के ऊपर गन लगाई हुई है और कह रहा होता है कि मैं नेगोशिएट बातों से नहीं करता, बल्कि सीधा ही शूट कर देता हूँ। और ये सोचकर यांगी यूनवू कहता है कि मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से हेन तुम्हें जाने देगी। फिर वो चारों बात करने के लिए रूम में बैठते हैं। विसेंजो से डिवोर्स डॉक्यूमेंट देता है और कहता है कि मैं नेगोशिएट नहीं करना चाहता, लेकिन तुम खुद ही देखो कि तुमने डिवोर्स का रीज़न लिखा है आपसी मतभेदों के कारण। तो यांगी डरते हुए कहता है कि ये परफेक्ट रीज़न है। विसेंजो कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, तुम हेन की तरफ देखो, ये कितनी ज़्यादा प्रीटी है, रिच फैमिली से बिलोंग करती है, ये सीईओ है और 1 ट्रिलियन क्लब में भी है। तो हेन उसके कान में कहती है कि अभी नहीं हूँ। तो विसेंजो कहता है कि 1 ट्रिलियन क्लब में अभी ये नहीं है, लेकिन जल्दी होने वाली है, तो आपसी मतभेद तो रीज़न हो ही नहीं सकता। तो यांगी कहता है कि फिर रीज़न क्या होना चाहिए, आप ही कोई सजेशन दो। तो विसेंजो से अपना डिवोर्स अग्रीमेंट दिखाता है और कहता है कि रीज़न ये होगा कि तुम दोनों के शेड्यूल की वजह से तुम्हारे बीच काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है और तुम्हें एक दूसरे के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है। तो यांगी कहता है लेकिन ये एक ही छत के नीचे रहते हैं। तो विसेंजो कहता है वो इसलिए क्योंकि इन दोनों ने एज अ फ्रेंड वहाँ पर रहने के लिए अग्री किया था, और इन दोनों की विश एक दूसरे के लिए यही है कि वो अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहे। हेन कहती है मैं ऐसा विश नहीं करती। विसेंजो कहता है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन ये फॉर्मेलिटी के लिए कहना पड़ता है। फिर हेन घर जा रही होती है, तभी वो अपना पास्ट सीन याद करती है। वो यूनवू के साथ ट्रेन में होती है और यूनवू कहती है कि तुमने टैक्सी और कार के बजाय सबवे क्यों चूज़ किया? तो यूनवू कहता है क्योंकि यहाँ से सनसेट काफ़ी अच्छा दिखाई देता है, और जब भी मैं सैड होता हूँ तो मैं ट्रेन से ही सनसेट देखता हूँ। तभी वो सनसेट देखते हैं। हेन कहती है कि हाँ ये तो सच में काफ़ी प्रीटी लग रहा है। फिर हम हेन को देखते हैं जो कि एक पार्क में आती है, और यहाँ पर यूनवू अक्सर आया करता था, और वो फ़ोन में यूनवू की फ़ोटोज़ देख रही होती है कि वो किस रेस्टोरेंट में जाता है और क्या खेलने के लिए जाता है।
फिर हेन उसी जगह पर जाती है जहाँ पर यूनवू अक्सर खेलने के लिए जाया करता था और हेन भी वहाँ पर खेलने लगती है। उसके बाद हेन उसी रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ पर यूनवू जाया करता था। तभी वो देखते हैं कि वहाँ पर यूनवू और यांगी भी आता है और उन्हें देखकर हेन छुप जाती है। तो हेन से लेडी ऑर्डर लेने के लिए आती है, तो हेन आराम आराम से उसके कान में अपना ऑर्डर देती है। वहीं यांगी यूनवू कह रहा होता है कि तुम इतना सैड क्यों हो रहे हो, तुम अपने डिवोर्स को एक अच्छे वे में लो, अब तुम्हारे ऊपर नजर रखने के लिए कोई भी आदमी नहीं होगा, और जब तुम हमारे साथ ड्रिंक कर रहे होंगे, अगर चेयरमैन और तुम्हारी मदर इन लॉ का कॉल आता है तो तुम्हें हमें छोड़कर जाना ही नहीं पड़ेगा, और हमेशा ही इसकी वजह से तुम्हें अकेले खाना खाना पड़ता है। और हेन उनकी बातें सुन रही होती है। तो यूनवू कहता है लेकिन अब मुझे वही लाइफ चाहिए। यांगी कहता है लेकिन ऐसा क्यों? यूनवू कहता है क्योंकि अब मैं हेन की साइड ही रहना चाहता हूँ। और यह सुनकर हेन भी थोड़ा इमोशनल हो जाती है। फिर हम यूनसंग को देखते हैं जो कि कॉल पर एक लड़के से बात कर रहा होता है और उसने उससे हेन की मेडिसिन के बारे में पूछा होता है कि किस चीज़ की मेडिसिन है। तो वो लड़का यूनसंग को बताता है कि ये मेडिसिन एक कैंसर पेशेंट लेता है। ये सुनकर यूनसंग समझ आता है कि हेन को कैंसर है, और फिर वो अपनी एक चेन देखता है और अपने पास्ट सीन को याद करता है जो कि हमें दिखाया जाता है। हेन के पीछे एक डॉग भाग रहा होता है और हेन हेल्प के लिए चिल्ला रही होती है, और वो डॉग हेन को काटने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर यूनसंग आ जाता है और वो डॉग को पत्थर मारकर दूर कर देता है। तभी वहाँ पर डॉग का मालिक आता है और वह यूनसंग को स्लैप कर देता है और कहता है कि तुम्हें पता भी है कि यह डॉग कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तुमने इसे पत्थर क्यों मारा? तो हेन उसे कहते हैं कि तुम्हारा डॉग मुझे काटने ही वाला था, गलती आपके डॉग की है। और तभी वहाँ पर हेन की फैमिली आती है और सियोली हेन को कहती है कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें तो चोट लग गई है। और सियोली अपनी बेटी यूनसंग की तरफ एक बार भी नहीं देखती और वो हेन को वहाँ से लेकर जाने लगती है। लेकिन जाने से पहले हेन यूनसंग के पास आती है, उसके घुटने पर कपड़ा बांधती है और कहती है कि मुझे बचाने के लिए थैंक यू, ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन तभी यूनसंग देखता है कि हेन की वहाँ पर चेन गिर जाती है और वो उस चेन को उठा लेता है और प्रेजेंट में जो चेन यूनसंग देख रहा होता है वो हेन की होती है। फिर यूनसंग हेन के ड्राइवर को कॉल करके पूछ रहा होता है कि हेन कहाँ पर है, तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता। तभी वहाँ पर हेन आती है और यूनसंग हेन को कहता है कि यूनवू अभी भी तुम्हारे साथ काम कर रहा है, तुम्हें उसके साथ अनकंफर्टेबल फील होता होगा तो तुम उसे निकाल देना चाहिए। हेन कहती है कि अगर वो वहाँ पर रहना चाहता है तो मैं उसे क्यों निकालूंगी, और वैसे भी क्यून ग्रुप को यूनवू की ज़रूरत है। तो यूनसंग कहता है कि इस टाइम क्यून ग्रुप को सिर्फ मेरी ज़रूरत है और तुम्हें भी सिर्फ मेरी ज़रूरत है। तो हेन कहती है कि मुझे हसीना स्टोर इसलिए मिल चुका है क्योंकि तुमने मेरी हेल्प की है, उन्होंने मेरी वजह से मुझे हसीना स्टोर नहीं दिया, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने तुम्हें यूज़ किया है। यूनसंग कहता है कि मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम मुझे यूज़ करो, तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे लिए यूज़फुल बनने के लिए मैंने कितनी मेहनत की है। तो हेन कहती है कि मैंने यूनवू से शादी इसलिए की थी क्योंकि वो हमेशा ही मेरी साइड रहना चाहता है, और मैंने उसे डिवोर्स इसलिए नहीं दिया है कि मैं उसे झेल रही थी, बल्कि यूनवू अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ झेल रहा था, इसी वजह से मैंने उसे डिवोर्स दिया, इसलिए तुम्हारा मेरी लाइफ में कोई भी चांस नहीं है। तो यूनसंग कहता है कि अगर तुम फिर से सब कुछ खो देती हो क्या तब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और तभी वहाँ पर सियोली आ जाती है। सियोली को देखकर हेन वहाँ से चली जाती है और यूनसंग भी वहाँ से चला जाता है। फिर हम सूचोल, किम सोन और ग्रेस को देखते हैं। किम सोन कहती है कि अभी भी यूनवू क्यून ग्रुप के लिए क्यों काम कर रहा है, और वो सूचोल को कहती है कि तुम उसे निकाल देना चाहिए। सूचोल कहता है कि मैं उसे फायर नहीं कर सकता, और वैसे भी उसने हेन से बिना पैसे लिए डिवोर्स लिया है, अगर हमने उसे प्रवोक किया तो वो क्यून ग्रुप को हथियाने की प्लानिंग भी बना सकता है। तो ग्रेस किम सोन को कहती है लेकिन फिर भी यूनवू का वहाँ का अटॉर्नी नहीं होना चाहिए। और तभी किम सोन के पास यूनवू की मॉम का कॉल आता है, और वहीं हम यूनवू की मॉम को देखते हैं जो कि मीसू के पास आती है और कहती है कि मेरा अच्छे से हेयर स्टाइल बनाकर मुझे रेडी कर दो, मुझे किससे मिलने के लिए जाना है। फिर यूनवू की मॉम किम सोन से मिलने के लिए आती है और बोंगे उसे कहती है कि अपने बेटे की तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ कि वो डिवोर्स करने की प्लानिंग में था, लेकिन मैंने अपने बेटे को काफ़ी अच्छे संस्कार दिए हैं। तो किम सोन कहती है कि कहीं तुम भी मेरी रिकॉर्डिंग तो नहीं कर रही हो। तो वो कहते हैं कि कैसी रिकॉर्डिंग। तो किम सोन कहते हैं तुम्हारे बेटे ने चेयरमैन के रूम में डिवाइस लगाई हुई थी जिससे कि सब कुछ रिकॉर्ड हो जाए, और मुझे तो लगता है कि कहीं अब हेन से डिवोर्स लेने के बाद वो उस रिकॉर्डिंग से हेन को धमकाए नहीं कि मुझे पैसे चाहिए। तो बोंगे कहते हैं कि क्या डिवोर्स? किम सोन कहती है क्या तुम्हें पता नहीं कि उनका डिवोर्स हो चुका है। तो बोंगे कहते हैं कि मेरा बेटा वहाँ पर डिवाइस लगा ही नहीं सकता, क्या उसने एडमिट किया कि उसने ऐसा किया? किम सोन कहती है कि नहीं। बोंगे कहती है कि फिर उसने ऐसा काम नहीं किया। तो किम सोन उसे कहती है कि तुम यूनवू को समझाओ कि वो क्यून ग्रुप से रिज़ाइन दे दे, मैं नहीं चाहती कि वो वहाँ पर काम करे, और ना ही अब हमारी कभी मुलाकात होगी। ये बोलकर वहाँ से वो चली जाती है। फिर हम यूनवू को देखते हैं जो कि उसी वॉच के बारे में पता करने के लिए आता है। तो वो लड़की से बताती है कि सियोली यानी कि चेयरमैन की मिस्ट्रेस ने इस वॉच को खरीदा था, शायद वो ये वॉच किसी को गिफ्ट करना चाहती थी। फिर हम यूनसंग को देखते हैं जो कि हेन को फॉलो कर रहा होता है,
और यूनसंग को हेन के ड्राइवर ने बताया होता है कि वीक में हेन 2-3 जगह कहीं पर जाती है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कहाँ जाती है। यूनसंग और यही जानने के लिए यूनसंग हेन को फॉलो कर रहा होता है, लेकिन तभी उसकी गाड़ी के सामने यूनवो अपनी गाड़ी लेकर आ जाता है। वो दोनों गाड़ी से बाहर आते हैं। यूनसंग कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो यूनवो कहता है मैं ऑफिस से ही देख रहा था कि तुम मुझसे फॉलो कर रहे थे, तो बस इसीलिए मैं यहाँ पर आ गया। और हमें दिखाया जाता है कि जब यूनसंग उस लड़के से बात कर रहा होता है हेन की मेडिसिन के बारे में, तभी वहाँ पर यूनवो आ जाता है और वो लड़कों से बता देता है कि यूनसंग ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था, जिसकी वजह से वो यूनवो से माफ़ी भी मांगता है। और वहीं प्रेजेंट में यूनसंग उसे कहता है कि अब हेन तुम्हारी वाइफ नहीं है, तो अगर मैं उसे फॉलो कर भी रहा हूँ तो तुम्हें इसमें क्या दिक्कत है? तो यूनवो कहता है कि अगर तुमने उसे थोड़ा सा भी हर्ट करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और जाते समय यूनवो यूनसंग के हाथ में वही वॉच देख लेता है और गाड़ी में बैठकर वह यूनसंग के बारे में सोच रहा होता है कि उसे अमेरिका में एक कपल ने अडॉप्ट किया था और उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है। फिर हम यूनसंग को देखते हैं जो कि सूचोल से मिलने के लिए आता है और कहता है कि जहाँ तुम अपना रिजॉर्ट बनाने वाले हो वहाँ पर एक मिलिट्री बेस है। सूचोल कहता है अच्छा तो मिलिट्री बेस वहाँ से अपने मिलिट्री बेस हटाने वाला है। यूनसंग कहता है कि नहीं, उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया है। और यह सुनकर सूचोल तो पूरी तरह से पागल ही हो जाता है कि अब मैं क्या करूँ। और उसके पास ग्रैंडफादर की कॉल आती है, लेकिन वो कॉल पिक नहीं करता। फिर सूचोल यूनवो के पास आता है और कहता है कि तुम हेन से डिवोर्स लेने वाले थे, लेकिन इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। यूनवो कहता है बातों को घुमाओ मत, बताओ क्या प्रॉब्लम हुई है। सूचोल कहता है कि रिजॉर्ट साइट पर मिलिट्री बेस के रेडार हाइट को लेकर प्रॉब्लम आ चुकी है और तुमने तो मिलिट्री बेस में काम किया, तो प्लीज़ मेरी हेल्प करो। यूनवो कहता है मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि वैलिडिटी टेस्ट करना चाहिए। सूचोल कहता है कि हाँ तुमने कहा था, लेकिन यूनसंग ने मुझे ये ऑफर दिया था, लेकिन तो मैं मना नहीं कर पाया। तो यूनवो कहता है जाकर फिर उसी से हेल्प ले लो। सूचोल कहता है कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो। और वहीं ये न्यूज़ टीवी पर भी आ जाती है कि रिजॉर्ट साइट पर मिलिट्री बेस के रेडार हाइट को लेकर प्रॉब्लम हो चुकी है और जिन्होंने भी इसमें इन्वेस्ट किया था वो सभी अपने पैसे वापस लेना चाहते हैं। तो चेयरमैन कहता है कि सूचोल कहाँ पर है। तभी वहाँ पर सूचोल आता है और कहता है कि मेरे पास इस प्रॉब्लम का सल्यूशन है और कहता है कि मैं इस प्रॉब्लम का सल्यूशन लेकर आया हूँ। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर आने से पहले सूचोल यूनवो के साथ मिलिट्री बेस के मेंबर से बात करने के लिए जाता है और उन्हें सब कुछ समझाता है कि आपके रेडार की कितनी हाइट है और हमारे रिजॉर्ट की कितनी हाइट होने वाली है, और वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी निकाल लेता है। और वही प्रेजेंट में ये देखकर हेन कहती है कि तो काफ़ी अच्छा आइडिया है। चेयरमैन कहता है कि यूनवो काफ़ी स्मार्ट है। सूचोल कहता है लेकिन ये मेरा आइडिया था, लेकिन वो उसकी बात को इग्नोर करते हैं और कहते हैं कि अब इन्वेस्टर से अच्छे से बात करना। फिर सूचोल इन्वेस्टर से बात करता है और उन्हें अच्छे से समझाता है, लेकिन फिर भी वो इन्वेस्ट करने के लिए मना कर देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे फाइनेंस मैनेजर से इंटेरोगेशन की जा रही है। वो तो शुक्र है हमारे लीगल लीडर ने इसके बारे में हमें बता दिया, वरना तो हमें इसके बारे में पता ही नहीं चलता कि क्वीन ग्रुप में क्या हो रहा है। ये सुनकर सूचोल काफ़ी चौंक जाता है। फिर वो यूनसंग से बात करता है और यूनसंग उसे कहता है कि सब कुछ यूनवो ने किया है, यूनवो ने उन्हें बताया है। तो सूचोल कहता है कि यूनवो मुझसे क्यों बदला ले रहा है, उसे हेन से बदला लेना चाहिए था। यूनसंग कहता है तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। और वहीं यूनवो के पास एक लड़का डॉक्यूमेंट लेकर आता है और यूनवो को पता चलता है कि रिजॉर्ट में कंपनी ने 900 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की है। ये देखकर वो काफ़ी चौंक जाता है और हम देखते हैं कि ये काम यूनसंग ने किया होता है और वो यही इन्वेस्टमेंट डॉक्यूमेंट लेकर चेयरमैन के पास आया हुआ होता है और चेयरमैन काफ़ी खुश होता है और वो स्टैंप लगाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर यूनवो आ जाता है और यूनवो ने कहता है कि आपको ये इन्वेस्टमेंट रिसीव नहीं करनी चाहिए। अगर आप ऐसा करोगे तो यूनसंग के पास 6.7% का शेयर चला जाएगा। और तभी चेयरमैन को याद आता है कि सोली ने उसे बताया था कि मैंने शमन से बात की थी और शमन ने मुझे कहा है कि अगर आपको कोई हेल्प ऑफर करता है तो आपको उसकी हेल्प ले लेनी चाहिए। और यही सोचकर चेयरमैन उसे कहता है कि पहले तुमने मेरी ग्रैंड डॉटर को धोखा दिया और मेरे रूम में एक डिवाइस फिट की, अब तुम हमें इन्वेस्टमेंट करने से रोक रहे हो, तुम यहाँ से चले जाओ। वो वहाँ से बाहर आ जाता है और वो अपना की कार्ड यूज़ करता है, लेकिन उसका की कार्ड काम ही नहीं कर रहा होता है। उसके बाद वो अपने ऑफिस आता है और लैपटॉप को पासवर्ड से ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पासवर्ड भी इनकरेक्ट बता रहा होता है। तभी वहाँ पर एक टीम आती है और यूनवो कहती है कि आप अपना सारा सामान यहीं छोड़ दो, अब आपको ये ऑफिस छोड़ना पड़ेगा एंड ये चेयरमैन के ऑर्डर से है। तभी वहाँ पर हेन आती है और कहती है कि वर्किंग आवर खत्म हो चुका है, आपको यहाँ से जाना चाहिए, क्या तुम चेयरमैन के आदमी हो? तो वो कहते हैं कि हमें माफ़ कर दो, लेकिन चेयरमैन ने हमें ऐसा करने के लिए कहा है। फिर हम यूनवो और हेन को लिफ्ट में देखते हैं। हेन उसे कहती है कि क्यूट करने के लिए तुम्हें चेयरमैन से एक डील करनी चाहिए थी, तुम्हें उससे कुछ मांगना चाहिए था। तो यूनवो कहता है उन्होंने मुझे एज अ डायरेक्टर फायर किया, लेकिन अभी भी मैं टीम मैनेजर हूँ। तो हेन कहते हैं कि तुम सीक्रेटली मुझसे डिवोर्स प्लान कर रहे थे, हमारा डिवोर्स हो चुका है तो तुम यहाँ से क्यों नहीं जा रहे हो? यूनवो कहता है क्योंकि मैं नहीं जाना चाहता। और उसे कहता है वैसे तुम्हारी तबीयत कैसी है? हेन कहती है कि मैं ठीक हूँ। फिर यूनवो वहाँ से जा रहा होता है, तभी वहाँ पर ब्योमजा गाड़ी लेकर आती है और
युनवू को अपने साथ ले जाती है और वो युनवू कहती है कि आखिर तुमने हिन के साथ ऐसा क्यों किया, तुम उसे कैसे छोड़ सकते हो। तो युनवू कहता है मेरी लाइफ में सिर्फ है ही नहीं है, आप चिंता मत करो, मैं हिन को छोड़ ही नहीं सकता और इसीलिए तो मैं अभी तक यहाँ पर हूँ। और चेयरमैन के रूम में जिसने वो डिवाइस लगाई है मैं उसका पता करने की कोशिश कर रहा हूँ। ब्योमजा कहती है मुझे किसी के ऊपर शक है। युनवू कहता है कहीं सियोली के ऊपर तो नहीं। ब्योमजा कहती है तुम्हें कैसे पता। और उसे कहती है कि सियोली बहुत ही ज़्यादा स्केरी है, वो एक फेक आइडेंटिटी का यूज़ करके रह रही है, बल्कि उसका रियल नेम सुनियंग है एंड उसका एक बेटा भी है जो कि लगभग 34 एज के आसपास का होगा। और उसे कहती है क्या तुम मेरे साथ टीम अप करना चाहती हो। युनवू कहता है कि हाँ बिल्कुल। फिर ब्योमजा युनवू को कैनोन के पास लेकर आती हैं और कहते हैं कि मेरा पार्टनर है जो कि मेरी हेल्प कर रहा है। और कैनोन युनवू को बताता है कि सियोली का नाम सुनियंग है और वो जेल भी जा चुकी है और उसने जेल में एक बेटे को जन्म दिया था और उसके बाद उसे एक अनाथ आश्रम में भेज दिया गया था और वो उस अनाथ आश्रम का नाम भी बताता है। तो ब्योमजा कहती है कि ये तो वो अनाथ आश्रम है जिसे कि मेरे पापा और सियोली ने स्पॉन्सर किया था। फिर वो उस अनाथ आश्रम के बारे में पूछने के लिए कपल के पास आते हैं और ये वही कपल होता है जिनके डॉग को यूनसंग मारना चाहता है। और वो अनाथ आश्रम के बारे में उनसे पूछते हैं तो वो कहते हैं कि कुछ साल पहले वहाँ पर आग लग गई थी और उस अनाथ आश्रम का डायरेक्टर की भी डेथ हो गई थी। तो युनवू कहता है कि अनाथ आश्रम से रिलेटेड कोई ऐसा नहीं है जिससे कि हम कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वो कहता है कि नहीं। तो उस आदमी की वाइफ कहती है कि आपने एक बार कहा था कि वो लड़का आपको जाना जाना लग रहा है। तो वो कहता है क्या तुम यूनसंग की बात कर रही हो। युनवू कहता है कि क्या यूनसंग। तो उन्हें बताता है कि हाँ यूनसंग एक बार अनाथ आश्रम में एक बच्चे ने डॉग को जहर देकर उसे मार डाला था और मुझे यूनसंग बिल्कुल उसी की तरह लग रहा था। फिर हम चेयरमैन और सियोली को देखते हैं और चेयरमैन सियोली को ऑथोराइज्ड कर देता है। तो सियोली कहती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, अभी तो मैं आपकी फैमिली के मेंबर भी नहीं हूँ। चेयरमैन कहता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे मेडिकल इशू से रिलेटेड सारे डिसीजन तुम मिलो। क्या तुम ऐसा करना नहीं चाहती। सियोली कहते हैं कि हाँ मैं करना चाहती हूँ। फिर हम देखते हैं कि चेयरमैन का बर्थडे होता है और उसके बर्थडे की तैयारियां चली हुई होती हैं। तो किम चन वहाँ पर यूनसंग की चेयर देखती हैं और कहते हैं कि इसकी चेयर हमारी फैमिली के साथ होनी चाहिए। तो सियोली कहते हैं कि मैंने यूनसंग की चेयर यहाँ पर लगाई है क्योंकि अभी वो हमारा फैमिली का मेंबर नहीं है। और तभी वहाँ पर ब्योमजा आ जाती है और वो सियोली के हाथ में एक रिंग देखती है और फिर वो सीधा सियोली को लेकर चेयरमैन के पास आती है और चेयरमैन को रोते हुए और गुस्से में कहती हैं कि आप मॉम की रिंग को सियोली को कैसे दे सकते हो, इस रिंग के ऊपर मेरा हक है, तो ये रिंग मुझे मिलनी चाहिए थी। तो चेयरमैन से कहता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो, तुम्हारी बातें सुन सुनकर अब मैं पागल हो चुका हूँ। तो ब्योमजू से कहते हैं कि ब्योमसो को तो अपने घर से बाहर निकाल दिया और अपने दूसरे बेटे ब्योमजून के साथ आप अच्छे से बिहेव नहीं करते, अब आपके पास बचा ही कौन है, ये चुड़ैल। आपको क्या लगता है कि आप इसके ऊपर भरोसा कर सकते हो। तो चेयरमैन कहता है कि तुम लोगों से तो बेटर ही है, ये मेरे लिए जेल जाने को तैयार है। ब्योमजा कहती है ऐसा इसलिए क्योंकि उसे जेल जाने से डर ही नहीं लगता, वो पहले जेल जा चुकी है और वो एक फेक आइडेंटिटी के साथ रह रही है, इसका एक बेटा भी है। इस पर चेयरमैन को गुस्सा आता है और कहता है कि अपनी बकवास बंद करो। और सियोली भी एक्टिंग करने लगती है, वो रिंग उतार देती है और कहती है कि मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी, लेकिन मेरे ऊपर इल्जाम मत लगाओ। लेकिन ब्योमजा सियोली के बाल खींचने लगती है। ये देखकर चेयरमैन को गुस्सा आता है और वो ब्योमजा को हिट करके दूर गिरा देता है और वो उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी मॉम ने तुम्हें पैदा करके मुझसे कोई रिवेंज लिया है। तो ब्योमजा रोते हुए कहने लगती है कि मैं खुद ही इस घर से चली जाऊंगी। तो इस पर ब्योमजा कहते हैं कि आपने एक बेटे को तो खुद ही निकाल दिया, लेकिन मैं आपको खुद ही छोड़कर चली जाऊंगी, तो कम से कम मैं आपकी फ्यूनरल पर तो आ पाऊंगी, लेकिन मैं भगवान से प्रे करूंगी कि आप लंबे टाइम तक जियो। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है और सीधा कैनोन के पास आती है। और जब उसने सियोली के बाल खींचे थे तो डीएनए के लिए उसने सियोली के बाल निकाल लिए थे, जो कि वो कैनोन को देती है। तभी वहाँ पर युनवू आता है और ब्योमजा को कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। ब्योमजा रोती हुई कहती है कि मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, लाइफ में पहली बार मेरे पापा ने मुझे मारा है, वो भी उस सियोली के लिए। तो युनवू से संभालता है और कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर हम सोचोल को देखते हैं जो कि चियोन के बर्थडे के लिए रेडी होता है और उसे कहता है मुझे तो लगता है कि कहीं ग्रैंडफादर मेरा गिफ्ट देकर पागल ही ना हो जाए, और आज मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट दिन है, तो तुम अच्छे से तैयार होना। तो वो कहते हैं कि ठीक है। फिर हम सभी को चेयरमैन के बर्थडे पर देखते हैं और सोचोल चेयरमैन के लिए स्पीच देता है। फिर हम ग्रेस को देखते हैं जो कि एक रूम में आती है, सारे सीसीटीवी फुटेज बंद करवा देती है। वहीं चियोन को हम एयरपोर्ट पर देखते हैं और उसने अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया होता है और एक जगह से सामान को गाड़ी में भरा जा रहा होता है। वहीं सियोली का डीएनए रिजल्ट भी आ चुका होता है और वहीं सोचोल चेयरमैन को देने के लिए अपना गिफ्ट वहाँ पर बुलाता है, लेकिन वो गिफ्ट किसी को पसंद नहीं आता, सभी उस पर हंसने लगते हैं और वो चेयरमैन को भी पसंद नहीं आता और वो उस डैडी को अपने से दूर करने लगता है। फिर सूचोल घर आता है और देखता है कि वहाँ पर उसका बेबी और वाइफ होते ही नहीं है और वहाँ पर एक डॉक्यूमेंट देखते हैं जो कि डिवोर्स डॉक्यूमेंट होता है। ये देखकर सूचोल काफ़ी घबरा जाता है और वो चियोन का नाम चिल्लाने लगता है
फिर वो जियोन को ढूंढने के लिए साइकिल पर निकल पड़ता है और तभी वो रास्ते में गिर जाता है और रोते हुए कहने लगता है कि अगर अपने बेटे को मैं खुद बेड पर नहीं लेटा हूँ तो वो सो नहीं पाता, तो मैं ऐसे कैसे जा सकती हो। वहीं हम जियोन को उसके बेटे के साथ प्लेन में देखते हैं, उसे चुप करवाने की कोशिश कर रही होती है लेकिन वो चुप ही नहीं हो रहा होता है। फिर हम चेयरमैन और सोली को देखते हैं। ब्योम जो चेयरमैन को कॉल कर रही होती है लेकिन वो उसका कॉल नहीं उठाता। फिर यून वो चेयरमैन को कॉल करता है और उससे पूछता है क्या तुम अकेले हो, तो वो कहता है कि मैं सोली के साथ हूँ। तो यून वो कहता है मेरी बात सिर्फ सुनना, और वो उसे बताता है कि हमने यून संग और सोली का डीएनए चेक किया था, यून संग सोली का बेटा है और यून संग आपसे आपके सारे शेयर्स लेना चाहता है और कुछ शेयर्स उसने ले भी लिया है, तो आपको विदड्रॉ करना पड़ेगा। ये सुनकर चेयरमैन काफ़ी चौंक जाता है और कहता है कि मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। तो सोली चेयरमैन को देखकर कहते हैं कि आप ठीक तो हो ना, लेकिन मुझे आप ठीक नहीं लग रहे हो, शायद ये मेरी ड्रग्स का असर है। अब थोड़ी देर में तुम पैरालाइज होने वाले हो। और वो कहती है कि ब्योमजा और यूनो ने बिल्कुल ठीक है, आपको उन्हें छोड़कर मेरे ऊपर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। फिर वो चेयरमैन को एक डॉक्यूमेंट दिखाती है और कहती है कि मरने से पहले मैं तुम्हारी लीगल गार्डियन बनना चाहती हूँ। फिर हम देखते हैं कि चेयरमैन को हॉस्पिटल लेकर आया जाता है और ब्योमजा और उसकी फैमिली वाले सभी वहाँ पर भाग कर आते हैं, लेकिन उन्हें चेयरमैन से मिलने नहीं दिया जाता और कहते हैं कि उनसे सिर्फ लीगल गार्डियन ही मिल सकता है। तो वो कहते हैं कि आखिर लीगल गार्डियन कौन है। तभी वहाँ पर सोली आती है और वो बताता है कि सोली लीगल गार्डियन है। ये सुनकर सभी काफ़ी चौंक जाते हैं और ब्योमजा से कहते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मुझे तुम्हारे बारे में पता चल चुका है कि तुम और तुम्हारा बेटा यून संग आखिर चाहते क्या है। ये सुनकर सभी काफ़ी चौंक जाते हैं। तो सोली कहती है कि हाँ, यून संग मेरा ही बेटा है, लेकिन इसमें चौंकने वाली क्या बात है। और तुम इतना चिल्लाओ मत, क्योंकि अब मैं चेयरमैन की लीगल गार्डियन हूँ और सीक्रेटली मैं उसे कभी भी किसी भी दूसरे रूम में शिफ्ट करवा सकती हूँ और उनसे मरने से पहले तुम्हें उसे गुड बाय कहने का मौका भी नहीं मिलेगा। और वहीं टीवी पर न्यूज़ आ जाती है कि क्यून ग्रुप के शेयर्स गिर चुके हैं और पता नहीं क्यून ग्रुप के लोग कहाँ पर हैं, वो देश छोड़कर तो नहीं जा सकते क्योंकि उनसे पूछताछ होने वाली है। फिर हम यूनताया को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है और उन्हें पता चलता है कि यूनवो का डिवोर्स हो चुका है। तभी वहाँ पर यूनवो गाड़ी लेकर आता है और यूनताया उसे कहता है कि तुमने बिल्कुल ठीक किया कि यहीं से डिवोर्स ले लिया है और अब तुम्हें उसकी फैमिली के बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। शुक्र है कि तुम्हें उनसे छुटकारा मिल गया। और मिस योन वहाँ पर हेन को लोमड़ी कह रही होती है कि उसकी वजह से तुम घुट घुट कर जी रहे थे, लेकिन तभी गाड़ी से हेन बाहर आती है। तो मिसोन कहती हैं कि अच्छा, तो यहाँ पर लोमड़ी भी आई है और तभी गाड़ी से हेन की पूरी फैमिली बाहर आती है। और एपिसोड के लास्ट में हमें दिखाया जाता है जब हेन और यूनवो रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं तो यूनवो ने कह दिया था कि मैं हेन के साथ रहना चाहता हूँ, मैं उसे नहीं छोड़ना चाहता। और उसके जाने के बाद हेन रोने लगती है तो वहाँ के वर्कर उसे रुमाल देती हैं और कहते हैं कि तुम रो क्यों रही हो। तो हेन कहती है कि मेरा पति मेरे साथ रहना चाहता है। तो वो कहती है कि ये तो काफ़ी अच्छी बात है। तो हेन और भी जोर जोर से रोने लगती है और कहती है कि अब मेरी जीने की इच्छा हो रही है और मैं भी अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ। और इसी के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, अब मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।